हेलो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था विज़न टेस्ट 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि इट वाज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। दूसरा है कि इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तीसरा कि इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इसका सही आंसर है तीनों, यानी कि 1, 2 एंड 3। ये सही है कि ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। दूसरा भी सही है कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और तीसरा भी कि ये इंडिया की पहली पार्लियामेंट थी। आप एक्सप्लेनेशन भी देखोगे तो यही बात इसमें की गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो नवंबर 1946 में बनी गई थी अंडर द स्कीम जो दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। असेंबली जो थी वो एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी, ठीक है। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो इलेक्ट की गई थी बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसमें मतलब कि ये नहीं था कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड थी, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, जो कि आपका आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में, उसके बारे में तो सही ऑप्शन क्या है। पहला आपका दिया हुआ है कि दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीफ बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। दूसरा है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों, देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को भी मानती थी। मतलब कि कवर जो करती है वो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ को ही नहीं बल्कि इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स भी आता है। और साथ में कि जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है मतलब कि ये जो दिया गया है कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि स्टेट फंडेड है, वहाँ पे स्टेट ये प्रोविज़न कर सकती है कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट फंडेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे स्टेट नहीं डिसाइड करेगी। मतलब कि हो सकता है स्टेट उसको चला रही हो लेकिन वो फंड उसका कहीं और से आ रहा हो, तो उस केस में ये प्रोविज़न नहीं है स्टेट के पास कि वो मना कर सके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो यही बात एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है कि दिस प्रोविजन shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such institution। मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ट्रस्ट या एंडाउमेंट से के अंदर बना हो और जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। तो ये जो ब्लैंकेट बैन नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे, ये इस बेसिस पे सेकंड ऑप्शन गलत है। कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेडरल पॉलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जो कि फेडरलिज्म के अंदर नहीं आता, फेडरल पॉलिटी का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन है आपका डुअल सिटीजनशिप, दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तीसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है ए, डुअल सिटीजनशिप। ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है फेडरल पॉलिटी के। जैसे कि इंडिया भी एक फेडरल पॉलिटी है लेकिन यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटर का सिटीजनशिप हो और एक स्टेट का सिटीजनशिप हो। तो ये जो फीचर है ये आपका यूएस का फीचर है, ठीक है, जो कि एक फेडरल पॉलिटी है। लेकिन डुअल सिटीजनशिप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फेडरल पॉलिटी का, ठीक है। तो यही बात एक्सप्लेनेशन में भी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या एसेंशियल फीचर हैं फेडरल पॉलिटी के। इसमें जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो हैं आपका पहला टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, छठा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सातवां डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है।
इस तरह से हमने 13वां क्वेश्चन कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका मैच करना है, बेसिकली जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सही है कि नहीं। देखिए जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए पहला जो पॉइंट है इनिशिएटिव वो तो सही है। इनिशिएटिव होता है टू सेटल अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन बाय डायरेक्ट वोट ऑफ द इलेक्टोरेट। ये एक ऐसा मेथड है बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। मतलब कि कोई अगर सिटीजनशिप है वो खुद अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके कुछ प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है। जबकि दूसरा जो रिकॉल है वो गलत है और तीसरा प्लेबिसाइड भी गलत है। एक्चुअली इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। रिकॉल का सही होना चाहिए टू रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब कि रिकॉल के अंदर आप जो सिटीजनशिप है, वो सिटीजन है किसी कंट्री के, वो डायरेक्टली अपने जो इलेक्टेड मेंबर है उसको रिकॉल कर सकते हैं अगर वो अनसेटिस्फाइड है उसके परफॉर्मेंस से। ये आपका स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में देखा जा सकता है, इंडिया में नहीं है रिकॉल। प्लेबिसाइड जो है वो होता है जब कोई गवर्नमेंट सिटीजन्स के पास जाती है उनका व्यू पता करने के लिए या ओपिनियन लेने के लिए। तो प्लेबिसाइड का सही होगा डिस्क्रिप्शन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन थ्रू डायरेक्ट वोट, ठीक है। यही बात जो एक्सप्लेनेशन है इसमें भी दी गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेट करता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका कौन कौन सा पार्ट है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दूसरा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तीसरा टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। चौथा टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और चौथा तो सही है लेकिन तीसरा गलत है। क्यों, देखते हैं। देखिए जो पहला है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये तो सही है, ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 51A जो है वो मेंशन करता है कि टू ऑब्लिग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन सच एज द नेशनल एंथम एंड फ्लैग, ये तो सही है। दूसरा भी सही है आपका कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी बात किया है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इसलिए दो भी सही है। लेकिन तीसरा इसलिए गलत है कि क्योंकि ये जो पॉइंट है इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है। ये बेसिकली आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, जो आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 38 इसके बारे में मेंशन करता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइंट दिया गया है। चौथा जो है वो भी हमारे जो डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें मेंशन है कि टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन्ड है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलता है। देखिए जो इसका जो ये भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ केसेस में उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है या प्रेसिडेंस दिया गया ओवर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ऐसे कौन से दो आर्टिकल्स हैं जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक्चुअली देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री देखोगे तो एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो उसी पे बेस करके कुछ प्रेसिडेंट्स या कुछ जजमेंट्स आए हैं, उसके अनुसार जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब कि इसका सही आंसर होगा डी। अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 16 का आंसर डी है
और जो आर्टिकल 39B है जो कि प्रोवाइड करता है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, एंड आर्टिकल 39C जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को छोड़ सकती है, यही बात है, मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C को। और ये जो आपका आया था, ये आपका गोलकनाथ जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार, मतलब कि जो गोलकनाथ केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें प्रोनाउंस किया गया था द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द पार्लियामेंट रेस्पॉन्डेड अगेन बाय ब्रिंगिंग द 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंसर्टेड आर्टिकल 31C इन पार्ट C। तो आप देख सकते हो कि गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था उसके बाद पार्लियामेंट ने ये प्रोविज़न लाया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेट करता है कि आपको बताना है कि कौन सा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन्ड है उसमें से गांधीयन आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। तो जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ है जो गांधीयन है, कुछ है सोशलिस्ट है, कोई लिबरलिस्ट है। तो उसी में आपको बताना है कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आता है। तो देखिए, जो पहला है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज़, ये आपका गांधी के अंदर आता है, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना रूरल ग्रोथ के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका है ये आपका आर्टिकल 43 आएगा पहला। दूसरा आपका है ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड राइट टू वर्क। ये देखिए, ये एक तरह से आपका सोशलिस्ट, आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि सोशलिस्ट कैटेगरी में आएगा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के कैटेगरी में। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आएगा। उसके बाद तीसरा जो है ये भी आपका गांधीयन के अंदर आता है, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि जो SC ST या जो वीकर सेक्शन है उसका डेवलपमेंट हो। चौथा भी सही है कि वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि आर्टिकल 43B में मेंशन्ड है, ये भी गांधी चाहते थे और ये गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आता है। तो इस तरह से हम आर्टिकल भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने देख लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है वो सिक्योरिटी से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इसलिए जो उनके लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ स्पेशल प्रोविज़न है ताकि हमारा सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। उनकी जो राइट्स हैं उनमें कुछ कैटेगराइजेशन है या कंडीशंस हैं। तो देख लेते हैं। पहला है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट बट कैन नॉट अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, ये गलत है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एब्रोगेट भी कर सकती है। तो कैन नहीं होगा और होगा, एब्रोगेट भी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा सही है आपका, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इसमें सिर्फ सोल्जर्स नहीं बट सिविलियन भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके कुक हो गया या मैकेनिक्स हो गया। तो सिर्फ आर्म्ड सोल्जर्स ही नहीं बाकी भी जो काम करते हैं मिलिट्री में वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। यही बात एक्सप्लेनेशन में दी गई है कि सही आंसर B है, 2 ओनली। ये बात आपका आर्टिकल 33 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा, वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। ऑप्शन है कि इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। दूसरा ऑप्शन है कि इट एबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तीसरा कि वाइसरॉय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो देखिए, तीनों ऑप्शन सही है कि जो 1858 का एक्ट था इसने क्रिएट किया न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा भी सही है कि इट एबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तीसरा भी सही है कि जब द वाइसरॉय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। इसके अंदर लॉर्ड कैनिंग को हमारे पहले वाइस रॉय हुए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का हमने समझ लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि जो फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी में उससे रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है कि इट प्रोमोट्स एंड एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी। तीसरा है प्रोमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। तो देखिए पहला गलत है, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऐसा होता तो बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है मोस्ट डेवलप्ड होते हैं अभी, पर ऐसा नहीं है। दूसरा कि इट सीक्स टू प्रोमोट एंड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ये सही है। और तीसरा भी सही है कि इट एम्स टू प्रोमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। तो यही बात आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी दी गई है। 20 का आंसर होगा बी, 2 एंड 3। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ में अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।